जो 14 से 19 साल की लड़कियां होती है, वो बहुत ही उस वक्त जो सिचुएशन में वो चलती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली और मदर्स के साथ क्लोज नहीं होती। वो क्लोजनेस नहीं होने की वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाती। सबसे बड़ा मुझे मुद्दा ये लगता है कि यही एक कनेक्शन नहीं हो पाता है, ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। और जो भी उनके चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो 14 से 19 साल के हैं, तो उनके जो स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स का टाइमिंग होता है, तो काफ़ी उनके थॉट्स में, उनके बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ उनके थॉट्स में भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर से में डिस्टर्ब होती है, लेकिन बाहर वो क्लोज भी किसी से कह नहीं पाती है, जिसकी वजह से उनके ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, एकेडमिक की कमी जो होती है, और जो भी उनको फ्यूचर में वो उनकी शादी और मैरिज लाइफ में इफेक्ट करते हैं। और जब वो मैरिज लाइफ में इफेक्ट करती है, तो वो उनकी आगे की पूरे फ्यूचर के ऊपर वो डिपेंड होती है, उनकी मैरिज लाइफ, तो उनके बच्चे के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो इफेक्टेड होती है। तो जो 14 से 19 साल की जो एज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है लड़कियों की। पे हाँ, मदर्स जिस तरह फोकस करती है, पेरेंट्स जिस तरह फोकस करते हैं कि हमारी लड़की को क्या पढ़ाना है, क्या बनाना है, अभी आंगनवाड़ी सेविका का भी ये होता है, फोकस उस पर ये होना चाहिए, ना कि उनके फ्यूचर को लेके, हेल्थ को लेके वो 14 से 19 साल की लड़कियों के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए, जो नहीं होता है। इसके अलावा जो 6 साल से कम बच्चे हैं, वो तो हेल्थ और हाइजीन के ऊपर उनका जो होगा, हैंड वॉश के लिए उनको ट्रेन किया जाए। और प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 साल से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो आंगनबाड़ी में वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो नर्सरी का टाइम होता है, जो 3 साल से बच्चे हैं जिनको नर्सरी में डाला जाता है, उन लोगों को आंगनबाड़ी से एजुकेशन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। तो उनका वो भी रोल है कि उनको वो करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो करते नहीं हैं। जिस तरह बालवाड़ी चलती है, बालवाड़ी को NGOs चलाते हैं और आंगनवाड़ी को गवर्नमेंट चलाती है, तो बालवाड़ी में एजुकेशन होता है, फिर आंगनवाड़ी में क्यों नहीं होता है? तो आंगनवाड़ी में भी एजुकेशन नर्सरी के बच्चों के लिए होना चाहिए। ये उनकी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज है, जो कितनी मिलती है और नहीं मिलती है, हम लोग जो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, आप सभी लोग बेहतर जानते हैं मुझसे ज़्यादा। तो ये मैंने कुछ मुख्तसर सी सर्विसेज आंगनवाड़ी की बताई है। अब मैं आंगनवाड़ी के कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगी। तो क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं आंगनवाड़ी को लेके? सबसे पहले ये कि जो आंगनवाड़ी सेविका की जो है, वो हमारी बस्ती में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो उसके साथ में हमारी उसके साथ कितनी कनेक्शन है और उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले यह आता है कि उसका कवरेज है या नहीं, यानी आंगनवाड़ी सेविका के लिस्ट में हमारी बस्ती में जहाँ हम रहते हैं, उसमें हमारा नाम, हमारा घर का रूम नंबर आता भी है या नहीं। जब तक हम उसके डेटा में, हम उसकी लिस्ट में नहीं होंगे, वो सर्विसेज हम तक पहुँचेगी ही नहीं। तो सबसे बड़ा तो यही है कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो आंगनवाड़ी सेविका से छूट जाते हैं, मतलब वो लोगों का कवरेज पूरा उस एरिया में होता ही नहीं है। बहुत सारे घर छूटे हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे आसपास आंगनवाड़ी है तो कौन सी है, आंगनवाड़ी का नंबर क्या है, आंगनवाड़ी में टीचर कौन है, जो हमें पता होना चाहिए लेकिन हमें नहीं पता होता है। और आंगनवाड़ी टीचर को भी नहीं पता होना चाहिए कि नहीं पता होता है कि ये बस्ती में ये घर मेरे अंडर में आता है। हर एक आंगनवाड़ी पे 250 घर, 250 घर की जिम्मेदारी होती है। वो 250 घर उस आंगनवाड़ी सेविका को कवर करना, उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आंगनवाड़ी सेविका पे होती है। लेकिन उस 250 घर में वो कितने घर छोड़ रही है, कितने घर नहीं हैं, ना ही घर वालों को कभी बस्ती में पता होता है, कुछ बस्ती में नहीं पता होता है, और कभी कभी सेविका को भी नहीं पता होता है। वो उसके ऊपर डालती है कि वो तेरे एरिया में वो गली आती है, वो उसके ऊपर डालती है कि वो तुम्हारे अंडर में वो गली आती है। इस चक्कर में वो बस्ती वाला रह जाता है, छूट जाता है, और वो जो सुविधा उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यही है कि हमारा कवरेज बस्ती में आंगनवाड़ी सेविका का पूरी तरीके से नहीं है। उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम आता है कि जो पॉपुलेशन है हमारे आंगनवाड़ी में, जो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जिनको अभी टेक होम राशन दिया जाता है, उनको टेक होम राशन ना देते हुए जो कच्चा राशन मिलता है, जिसमें चावल और दाल मसाले वगैरह जो अभी गवर्नमेंट दे रही है, वो ना मिलते हुए उनको पका हुआ फूड मिले,
पका हुआ फूड मिलेगा तो उसमें जो उनका पका हुआ फूड रहेगा उसमें जो भी वो घी तेल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा जो उनको लगता है जो हम नहीं अफोर्ड कर पाते, बहुत सारे जो कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं कि वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते, जब उनको वो पका हुआ खाना मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा तो बच्चा जिसके लिए वो दिया जा रहा है वो उसी तक पहुँचेगा भी और उसको उतना स्वास्थ्य मिलेगा भी। तो उनको वो पका हुआ खाना क्यों नहीं मिलता, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए, जो है बना के हमको वो डिमांड करनी होगी। और वो डिमांड हम कर सकते हैं CDPO से, हमारे ही एरिया के CDPO से हम वो डिमांड कर सकते हैं, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं राइटिंग में। तो मैं वो प्रॉब्लम्स अभी आपके सामने सब शेयर करूँगी एक एक करके। उसके बाद आती है सेकेंड, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर सभी जानते हैं यहाँ पर कि एक प्रेग्नेंट मदर जो खाती है बच्चे को वही जाता है। जिस तरह माँ हेल्दी रहेगी बच्चा हेल्दी रहेगा, माँ हेल्दी फूड खाएगी तो बच्चा हेल्दी बच्चा पैदा होगा। लैक्टेटिंग मदर अगर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो प्रेगनेंसी में ही अच्छा खाए तो हेल्दी बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाद वो कुछ भी खाए, उसके बाद भी जब उस माँ को उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए अगर हेल्दी खाना मिलेगा तभी वो बच्चा भी आगे जाके जो भी वो पैदा होने के बाद में अगर वो दूध पीता बच्चा है तो वो भी हेल्दी बनेगा, क्योंकि उसकी माँ हेल्दी खाना खा रही है। तो गवर्नमेंट ने लैक्टेटिंग मदर्स और जो हमारी प्रेग्नेंट्स वुमेन हैं उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं स्कीमें रखी है। आंगनवाड़ी की सेविका का कहना है कि वो सबको बराबर फोकस करके उनकी लिस्टिंग में उनको नोटिस करते हुए उनके ऊपर काम करती हैं और वो हर एक को बराबर कैच कर रही हैं और उनके ऊपर काम कर रही हैं। ये आप और मैं और बाकी के लोग भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं प्रेग्नेंट्स वुमेन्स है और जो लैक्टेटिंग मदर्स है उन तक पहुंच पाते भी है या नहीं। और अभी जो देखा जाए हमारा जो सर्वे होता है उस सर्वे के हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा जो मौत हो रही है, जो डेथ्स होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन की होती है। प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ जब इतनी ज़्यादा नंबर्स में अगर प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ होगी तो वो कितनी शर्म की बात है और कितनी फ़िक्र की बात है, क्योंकि हर एक बच्चा जो लड़कियां हैं, जो किशोरी लड़कियां हैं, वो आगे जाके प्रेग्नेंट्स होने वाली है, मदर्स बनने वाली है। तो वो स्टेज पे हमारी भी लड़कियां कल को उसी स्टेज पे जाने वाली हैं। आज वो लड़कियां हैं, किशोरी लड़कियां हैं, कल को वो शादी होके फिर वो प्रेग्नेंट होगी, फिर वो प्रेग्नेंट के बाद मदर बनेगी। तो वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हमारे जो आंगनवाड़ी की जो सेविका है और जो उनका जो डेटा होता है उनका बहुत क्लियरली ये कहना होता है कि हमने पूरा कवर किया है और हम सबको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ है वो दे रहे हैं। वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलने की वजह से ही आज इतनी ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की मदर जो हो रही है, डेथ हो रही है, तो वो यही रीज़न है क्योंकि वो पूरा रोल अपना प्ले नहीं कर रही। अगर वो अच्छे से काम करेगी तो ये नंबर्स इतने शायद नहीं होंगे जो आज है। तो ये बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है हमारे लिए कि हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और हमारी जो लैक्टेटिंग मदर है उनकी हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, बट वो गवर्नमेंट के हिसाब से, उनकी डेटा के हिसाब से पब्लिक को पूरा मिल रहा है या नहीं, ये तो हम बेहतर जानते हैं कि कहाँ तक वो पहुँच पा रहे हैं और कहाँ तक हमें मिल पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है कि वो कहाँ तक पहुँच रही हैं और वो कहाँ तक मिल रही हैं। बहुत जगह तो ये होता है कि बहुत मतलब दे रही हैं, लेकिन बस कहाँ दे रही हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं वो लोग, जो उनका टारगेट होना चाहिए वो उस पर फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न है कि आज इतनी ज़्यादा नंबर्स, इतनी ज़्यादा तादाद में डेथ्स हो रही है। और उसके बाद में आता है किशोरी लड़कियाँ। किशोरी लड़कियाँ जैसे मैंने बताया कि उनका टेस्ट होना चाहिए एनेमिक और HB टेस्ट, जो नहीं होता है। कहाँ होता है, हो भी जाता है तो शायद वो इतना जितनी नंबर्स में होना चाहिए वो नहीं है, या तो हमें जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है उस हिसाब से जितने लोग उनके एरिया में, बस्तियों में जितनी लड़कियां हैं उनको सबको कवर कर रहे हैं वो लोग जो कैंप कर रहे हैं। अगर वो ट्रेनिंग्स बताते हैं कि वो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं या कैंप ले रहे हैं तो वो सब लड़कियों के साथ वो कैंप हो रहा है। जितनी उनकी बस्ती में लड़कियां हैं वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए आज इतनी लड़कियां एनेमिक है। हर एक गली में, जहाँ तक देखा जाए, जिस बस्ती में हम रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे ये TB के पेशेंट्स लड़कियाँ नहीं हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है। अभी लॉकडाउन में
कि जो कॉलेज की स्टूडेंट्स लड़कियां थी जो 12, 13, 14 फर्स्ट सेकेंड ईयर कर रही थी, वो टीबी पॉजिटिव पाई गई। जस्ट बिकॉज ऑफ यही कि उनको उनकी वो ट्रेनिंग्स, उनकी वो हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग्स नहीं हुई, उनके साथ अवेयरनेस कैंप नहीं हुए, उनका वो एनेमिक टेस्ट नहीं हुआ। आज जब कॉलेज की लड़कियां अगर वो एक इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है, तो वो फैमिली के ऊपर कितना प्रेशर होता है, उस फैमिली के ऊपर कितना टेंशन होता है कि अगर एक घर में एक जवान लड़की अगर टीबी से पॉजिटिव पाई गई और उस बीमारी से उस पूरे परिवार को इफ़ेक्ट होना, वो एजुकेशन लेने के लिए बाहर जा रही है, वहाँ के जिस जगह पे भी वो जा रही है कॉलेज में, वहाँ के स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट होना और उस बीमारी का फैलना, वो कितना बड़ा हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क नहीं कहूँगी मैं, एक टेंशन है की बात है कि अगर वो इफ़ेक्टेड है, लेकिन वो इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसका फ्यूचर है, उसकी शादी नहीं होगी, उसको रिश्ते नहीं आएंगे, ये रीज़न की वजह से फैमिली ये बात को ओपन नहीं करती। इस बीमारी के बारे में वो बताते नहीं हैं और जानकारी नहीं होने की वजह से लोग और ज़्यादा उससे इफ़ेक्टेड भी हो जाते हैं, एहतियात बरतते नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगी कि वो फैलने वाली बीमारी है, लेकिन जो एहतियात है वो नहीं कर पाते, जो मेडिसिन है वो पूरा कवर नहीं कर पाते, क्योंकि ये होता है कि अगर हम पूरा कोर्स करेंगे तब तक पता चल जाएगा। बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी डेथ इससे हुई है। तो यही रीज़न है कि किशोरी लड़कियों के ऊपर आंगनवाड़ी कितना काम कर रही है, जो इतना ज़्यादा वो लड़कियों के ऊपर ये बीमारी का और इसका असर हो रहा है कि आज वो बीमारी की मैंने खुद मेरा एरिया में देखा है, एक नहीं 4-5 ऐसी लड़कियां थी जो सब ये टीबी की पेशेंट पॉजिटिव पाई गई, ट्यूबरक्लोसिस, और वो लोग बोल भी नहीं पा रहे, बता भी नहीं पा रहे थे और ट्रीटमेंट करने को भी तैयार नहीं। तो आगे जाके या तो वो ज़्यादा उस बीमारी से ज़्यादा वो मुतासिर हो जाएगी या तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये वजह से ही कि हम अपने आप में कितना ज़्यादा वो हुए हैं, हमारी जानकारी में कितनी कमी है कि उस बीमारी के बारे में अगर उस वक्त आंगनवाड़ी टीचर कैंप करती है, अवेयरनेस करती है, हेल्थ कैंप करते हैं, तो वो आज जो इफ़ेक्टेड है वो लोग नहीं इतने इफ़ेक्टेड होते। हमारी बस्तियों में आपको पता है कि कितना कंजक्टेड प्लेस होता है, कितना ज़्यादा वहाँ पे हाइजीनिक का प्रॉब्लम होता है। तो जब आंगनवाड़ी टीचर वहाँ पे अच्छे से काम करेगी सेविका, तो इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमारा नहीं बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम कर सकते हैं कंप्लेन के तौर पे दर्ज। सबसे बड़ी तो यही है कि हमारे जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि किसी को यही नहीं पता होता है कि आंगनवाड़ी कहाँ है और उसका नंबर क्या है। उसी तरह नॉलेज में पीपल के यही नहीं होता है लोगों के कि उनकी सर्विसेज क्या है, आंगनवाड़ी की क्या क्या सर्विसेज है, क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उनकी उससे हमको फैसिलिटी मिल सकती है, ये हमें नहीं पता। जब हमें पता ही नहीं है तो हम सवाल क्या करेंगे, जब हमें सवाल ही पता नहीं है तो हम शिकायत क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो यही है ना कि हमें आंगनवाड़ी के बारे में मालूमात होनी चाहिए। जिस चीज़ की हमें मालूमात नहीं उस चीज़ पे हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते। जहाँ सवाल नहीं होगा वहाँ हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। शिकायत करने के लिए हमको शिकायत का जवाब देना भी आना चाहिए। शिकायत करने पे हमारा वो सवाल कितना लाजमी है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वो तो सबसे पहले यही होता है कि हमारे बस्ती के लोगों में उस मालूमात की कमी होती है। हमें ये पता होता है कि हमारे स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल सबसे अच्छी कौन सी है और उसमें सबसे ज़्यादा मतलब हाई फाई कौन सी है, तो वो तो हम फोकस करते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की ये सोच है कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा, अच्छा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से मिलेगा तो अच्छा बनेगा। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि बच्चे की गोद सबसे पहले उसकी माँ की गोद होती है, उसके बाद ही वो टीचर की गोद में जो वो सीखता है। तो उसी तरह जब वो माँ की गोद से निकलता है तो जब वो बाहर चल के जाता है 3 साल की उम्र जो होती है वो सबसे पहले आंगनवाड़ी और बालवाड़ी होती है। तो वो सबसे पहले हमें वो फोकस करना चाहिए कि हमारा बच्चा जब सबसे पहले तालीम हासिल करने की जो जगह जा रहा है वो उसको पूरी मुहैया हो रही है या नहीं सहूलतें। जो सबसे पहले वो जो सीखेगा, जो समझेगा, तो वो उसे पता होना चाहिए कि हम कहाँ भेज रहे हैं, जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पे उसे वो खाना मिल रहा है या नहीं, जो उसे मिलना चाहिए। मिड डे मील जो है उसका वो कैसा होना चाहिए, उसे वो मिल रहा है या नहीं। हम सिर्फ इसलिए भेज देते हैं कि बच्चे को बैठने की आदत हो जाए आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में, बच्चा बैठने लगे। बच्चा बैठने लगे वो सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, सरकार ने उसको सिर्फ बैठने के लिए नहीं बनाया है कि बच्चा जाए और आंगनवाड़ी में बैठे।
वहाँ पे उनके लिए जब उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं रखी है तो जाहिर सी बात है वो बच्चे की वो एज है, वो उम्र है कि उसमें वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। जो 3 से 6 साल की उम्र होती है उसमें बच्चा सीखता और समझता है। वो घर से निकल के सबसे पहले कहाँ जा रहा है? कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं जा रहा है, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी में ही जा रहा है। वहाँ पे 3 से 6 साल के बच्चों को जो लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि वो स्कूल को समझे क्या है हमारे लिए, हमें वहाँ पे क्या सीखने मिलेगा, वहाँ पे क्या जो भी उनको पौष्टिक आहार है वो क्या मिलेगा, स्कूल में जाने के ऊपर क्या सिखाया जाता है, क्या खाने के लिए मिलता है, वो सब उनको समझ में आना चाहिए। वो इसलिए आंगनवाड़ी गवर्नमेंट ने जो ये हमारे लिए सुविधा रखी है। इसके अलावा हर आंगनवाड़ी में एक इवेंट का कैलेंडर होना चाहिए। जो कैलेंडर है इवेंट का, वो कैलेंडर होना चाहिए जो होता नहीं है। आंगनवाड़ी अपनी प्रोग्रामिंग पूरी बताती है, वो उनके रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अटेंडेंस में उनका जो डेटा होता है सर्वे का, बच्चों का, फैमिली का, एक परिवार का, वो सिर्फ रजिस्टर में भरते हैं। और उनका प्रोग्रामिंग का भी एक कैलेंडर होना चाहिए कि वो इस महीने कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं, और उस प्रोग्राम का एक चार्ट बनाकर हर आंगनबाड़ी में लगा होना चाहिए। क्या ये महीने बच्चों के साथ हम ये प्रोग्राम, ये एक्टिविटी करेंगे, जो करते नहीं। ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि वो उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं काम। इसके अलावा जो है जो वहाँ की प्रेग्नेंट वुमेन्स है और जो किशोरी लड़कियाँ हैं उनके जो उन लोग राशन देते हैं, उन लोगों को राशन ना देते हुए उनको खाना मिलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो उनको देते नहीं है, वो राशन दे देते हैं, उसका क्वालिटी कैसा होता है ये आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी, भले ही आपके घर में अगर कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है जिसको वो राशन मिलता है, जिसे ये THR कहा जाता है, टेक होम राशन, उस राशन को आप लेके देखें कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो क्वालिटी खाने जैसी है या नहीं। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर है उनको जो राशन दिया जाता है, उनको राशन ना देते हुए अगर उनको पका हुआ खाना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा उनकी हेल्थ को लेके। और जो उनको मिलेगा डायरेक्ट वो ज़्यादा खा पाएंगी। मतलब उनको डायरेक्ट मिलने का मकसद ये है कि वो राशन लेके, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद बनाएं और खुद खाएं, जबकि उनको अगर पका हुआ मिले तो वो ज़्यादा आसानी से खा पाएंगी और वो उनके सेहत के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज रहेगा और उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और वो जो खाना उनको मिले वो उनके टेस्ट के हिसाब से मिले। ये नहीं है कि वो महाराष्ट्रियन या तमिल साउथ इंडियन है तो उसको महाराष्ट्रियन दिया जाए और महाराष्ट्रियन है तो उसे साउथ इंडियन दिया जाए। जिस तरह हम अपनी मादरी ज़बान में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उसी तरह हम हमारे कल्चरल फूड में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। या फिर हमारे टेस्ट फूड के हिसाब से अगर हमको वो फूड मिलेगा, जिस तरह बच्चे को अगर कुछ पसंद होता है तो हम उसको बार बार खिलाते हैं, बच्चे को जो नहीं पसंद होता है बच्चा रोकर खाता है। तो उसी तरह बड़ों का भी यही है कि जो उनको पसंद है या जो वो डेली फूड में खाते हैं वो आसानी से वो रोज़ खा सकते हैं। जो उन्हें पसंद ही नहीं, जो उनके कल्चरल के अगेंस्ट वो जाता है अगर, तो वो उनको टेस्ट ऑफ फूड में नहीं आता है तो वो कितने दिन खाएंगे? 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, ज़बरदस्ती फिर नहीं खाएंगे। तो अगर उनको उनके कल्चर के हिसाब से खाना मिलेगा तो वो डेली खाएंगे। और जो वो आंगनबाड़ी की तरफ से जो उनको दिया जा रहा है वो उनको खाने में जब उनको अच्छा लगेगा तो वो डेली खाएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी सेहत पे वो अच्छा असर करेगा। और उसके साथ साथ जिस तरह प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, वो एजुकेशन भी जो बच्चों को मिले वो भी उनकी मादरी ज़बान पे मिले। जो बच्चा मराठी में बोलता है घर पे, उसको मराठी ज़बान में ही नर्सरी सिखाई जाए। उसको हिंदी में या अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो वो सडनली तो बोल नहीं पाएगा। अगर जो बच्चा घर में हिंदी में बात करता है उसको मराठी स्कूल में लेके जाके बिठा देंगे तो वो कैसे समझेगा? नर्सरी का बच्चा जिसकी उम्र कम है, जो 3 साल से कम है, जो नर्सरी का है, जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, अगर उसको उसकी मदर टंग में वो शिक्षा मिलेगी तो उसमें वो ज़्यादा आसानी से कम वक्त में बेहतर तरीके से समझ पाएगा। जिस तरह हम हमारी कॉमन बात को, जो जिसको मराठी से प्रॉब्लम है, वो मराठी को समझने में बड़े लोग वक्त लगाते हैं। घर पे अगर वो हिंदी सुन रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो हिंदी को ज़्यादा बेहतर आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह बच्चों को भी अगर जो प्री एजुकेशन मिलता है, प्री प्राइमरी, वो उनको उनकी मदर टंग में ही दिया जाए। ये हमारी डिमांड्स होनी चाहिए और वो डिमांड हम CDPO के पास कर सकते हैं कंप्लेन के ज़रिए। हर एरिया का एक CDPO होता है, उस CDPO का नंबर उस आंगनवाड़ी के बोर्ड पे लगा होना चाहिए। सबसे पहले तो आंगनवाड़ी पे बोर्ड ही नहीं होता तो वो बोर्ड लगा होना चाहिए। फिर उस आंगनवाड़ी का नंबर क्या है, हर आंगनवाड़ी का एक नंबर होता है। जिस तरह राशन दुकान का नंबर होता है उस तरह आंगनवाड़ी का भी नंबर होता है।
तो वो आंगनवाड़ी का नंबर होना चाहिए, ताकि हम जिस वक्त कंप्लेन करें तो जिस बस्ती में हम रहते हैं उस हमारे आसपास की बस्ती में जो आंगनवाड़ी आती है, अगर हम उस कंप्लेन में जब वो मेंशन करेंगे तब उसकी सुविधा हमको मिल पाएगी। अगर हम आंगनवाड़ी का नंबर ही मेंशन नहीं करेंगे तो हम कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर आंगनवाड़ी एक जो आंगनवाड़ी होती है उसके ऊपर वहाँ के आसपास के काफ़ी लोगों की जिम्मेदारी होती है और काफ़ी सारे बच्चे, तो वो कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ के हम रहते हैं और हमारे अंडर में कौन सी आंगनवाड़ी आती है। तो वो होना चाहिए। और जब वहाँ पे जो हमने जो कहा लैक्टेटिक और प्रेग्नेंट मदर्स जो है और जो किशोरी लड़कियाँ हैं, अगर उनको पका हुआ खाना जब मिलेगा, ना कि राशन, अगर उनको वो खाना मिलेगा पका हुआ, तो वो खाने के लिए वो उनको जो बनाने के लिए जो वर्कर की ज़रूरत होती है, अगर वो वहीं की औरतें बनाएंगी तो उनको एक काम मिलेगा। एक जो वो आजकल तो सबसे बड़ा वही मसला और मुद्दा है कि वो जो लड़कियां होती हैं, किशोरी लड़कियां जो भी 14 से 19 साल की जो होती है, कॉलेज गर्ल्स है या फिर जो भी मदर्स है, अगर वो वहीं पे उनको पका हुआ खाना मिलेगा तो उनको वहाँ पे उस काम का जॉब एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। वो वहीं पे रहते हुए वहीं काम करके वहीं पे अर्न भी कर सकती है अपने लिए। तो वो गवर्नमेंट से हमारी एक डिमांड होनी चाहिए, है तो नहीं अभी इस फैसिलिटी, लेकिन इस फैसिलिटी के लिए हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कंप्लेन के ज़रिए कर सकते हैं और CDPO को ये कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मसले, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगी, मुझे आप लोगों ने इतना वक्त मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू।